चलो भाई, बेहद खुशी के साथ, हालांकि खुशी क्लास में नहीं है लेकिन फिर भी हम खुशी के साथ जो है, कौन कह रहा है शुक्र है, फिर भी जो है हम शुरू करेंगे इनकम टैक्स। ठीक है, चलो 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 ध्यान से सुनो नालायकों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर इनकम टैक्स पहली बात हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे बता दूं आपको। इसे एक तो इंपॉर्टेंट सी बात यह है कि हमारे सिलेबस में है। दूसरी बात क्या है, जरा ध्यान से देखो। पहले मैं बताऊंगा सीएमए वाले बच्चों के लिए, देखो कि इनकम टैक्स क्यों जरूरी है। सीएमए इंटरमीडिएट को क्लियर करने के लिए इनकम टैक्स पढ़ना क्यों जरूरी है। आपके टैक्स के दो हिस्से, आपके टैक्स के दो हिस्से, एक को डायरेक्ट टैक्स के नाम से जाना जाता है, एक को इनडायरेक्ट, जिसके अंदर जीएसटी वगैरह आते हैं, पता है आपको। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको। पहले इनकम टैक्स क्यों पढ़ा रहा हूं जरा ध्यान से समझना, क्योंकि मुश्किल चीज हम पहले करेंगे। सबको पता है जीएसटी के कंपैरिजन में, जीएसटी के कंपैरिजन में इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है, मुश्किल होता है, और जीएसटी क्या होता है, आसान होता है। इसलिए ज्यादातर बच्चे किस चीज के ऊपर डिपेंड होकर जाते हैं, आप खुद सोचो, जीएसटी। और क्या ये बात इंस्टीट्यूट भी जानता है? हाँ, इस अटेम्प्ट में उसने यही किया। लेटेस्ट जो अटेम्प्ट जून 2025 का जो अटेम्प्ट गया उसके अंदर उसने यही किया, इनकम टैक्स इतना ज्यादा आसान दे दिया और जीएसटी को घुमा दिया। अब जिन बच्चों ने इनकम टैक्स ढंग से नहीं पढ़ा, जीएसटी पे डिपेंडेंट थे, जीएसटी में घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया, लो वेलकम टू नेक्स्ट अटेम्प्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, देखो ये आपका पेपर पैटर्न है, हमेशा यही फॉलो होगा। क्या पेपर पैटर्न देखो क्या कहता है आपका, जब आप 100 नंबर का पेपर पैटर्न क्वेश्चन एग्जाम में देने जाते हैं। अभी मैं पूरा पेपर पैटर्न समझाता हूं सीएमए इंटरमीडिएट का, फिर जब एक बार टेक्स्ट शुरू हो जाएगा उसके बाद सीएमए सीए कुछ नहीं होता, फिर क्वेश्चन होते हैं, सीधी सीधी सी बात है। पेपर पैटर्न समझा दो पहले आपको। पहले तो आपके 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे, वो तो एक अलग बातचीत है। उसके बाद आपका शुरू होता है सेक्शन नंबर बी। क्या शुरू होता है आपका? सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी में क्या होता है, आपको टोटल 7 क्वेश्चंस गिवन होते हैं। कितने क्वेश्चन? 7। 7 में से कितने करने हैं? 5। 7 में से कितने करने हैं? 5, यानी कि 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। जबकि सीए के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, चाहे किसी से भी बना, भाई करना ही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ? लेकिन सीएमए के अंदर ऐसा नहीं है। उसने कहा अपनी मर्जी से आप कोई भी चैप्टर किसी भी चीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, ऐसी लीनियंसी वो देते हैं, फिर बच्चे सिलेक्ट करते हैं, फिर वो फेल कर देते हैं। क्या मेरी बात समझ में? अब मैं इनकम टैक्स आपको पहले क्यों पढ़ा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन 14 नंबर का है, हर क्वेश्चन 14 नंबर का है, और टोटल 7 क्वेश्चन है। कितने मार्क्स के क्वेश्चन हुए? 14 इंटू 7 98। कितने मार्क्स के क्वेश्चन है? और आपको 2 क्वेश्चन छोड़ने हैं 14 नंबर के, तो कितने मार्क्स के छोड़ देने हैं? 28 मार्क्स के। तो 98 में से 28 मार्क्स हटाओ, 70 मार्क्स का पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसमें एक क्वेश्चन आया सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा वो तो एमसीक्यू होगा। अब शुरू होगा आपका सेक्शन नंबर बी, जो कहां से शुरू होगा? सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन से जो पहला क्वेश्चन होगा वो होगा इनकम टैक्स से। कहां से होगा? इनकम टैक्स। मैं यहां पर लिख रहा हूं इनकम टैक्स। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा क्या है, कैसे है, वो सब बाद में बताऊंगा। तो यानी कि पहला पूरा क्वेश्चन 14 मार्क्स का कहां से आया? इनकम टैक्स। दूसरा आया हाउस प्रॉपर्टी, ये भी किसके अंदर होता है? इनकम टैक्स। ये भी किसके अंदर होता है? इनकम टैक्स। यानी कि 2 क्वेश्चन हो, कितने मार्क्स के हो गए? 28। कितने मार्क्स के हो गए? 28। तीसरा जो क्वेश्चन होता है वो भी इनकम टैक्स, और ये भी इनकम टैक्स। अब कितने मार्क्स का हो गया? 42। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी इनकम टैक्स और ये भी इनकम टैक्स। अब बताओ जरा कितने हो गए? 56। यानी कि स्टार्टिंग का पेपर शुरू हुआ और 56 नंबर आपको कहां से दिखाई दे रहे हैं? इनकम टैक्स। फिर आते हैं अदर देन इनकम टैक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो 2 क्वेश्चन आते हैं बस अदर देन इनकम टैक्स वाले, यानी कि 14 मार्क्स का ये, जो कि किसके अंदर आता है? जीएसटी के अंदर, और ये दोनों जिसमें एक जीएसटी का और एक कस्टम का, यानी दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आते हैं। तो 14 नंबर मिला के कितने मार्क्स का हो गया? टोटल मिला के 28 मार्क्स का। क्या मेरी बात समझ में आती है? और बीच वाला जो क्वेश्चन होता है कैसा क्वेश्चन होता है? थ्योरी वाला, जिसमें इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की ही थ्योरी है। क्या मेरी बात समझ में? अब आप मुझे बताओ, एक पेपर के अंदर 56 मार्क्स का कोई एक्ट पूछा जा रहा है और एक पेपर के अंदर 28 मार्क्स का कोई एक्ट पूछा है, क्या मैं बोल दूं डबल इंपॉर्टेंस है इनकम टैक्स की? आंसर इज यस। अब कोई चीज अगर मुश्किल है तो जब मैं पेपर आपको पूरा इनकम टैक्स पढ़ाने लगूं और आप बोल दो सर ये मुश्किल है, तो मैं मान जाऊं। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और आप ये बोलोगे सर जीएसटी से पहले इनकम टैक्स करेंगे पेपर में। और जो अभी सीनियर आपके जस्ट पढ़ के गए हैं उनसे पूछना कि आपने जब पेपर उठाया था तो पहले जीएसटी की थी या पहले इनकम टैक्स, या आपको जीएसटी आसान लगती है इनकम टैक्स, वो तुरंत बताएंगे इनकम टैक्स हमें आसान लगती है। क्यों? मुझे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग एफर्ट डालनी है ना। हमें एफर्ट डालेंगे, 50 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, आसान से लेके मुश्किल से लेके, बिल्कुल दिमाग में छप जाएंगे। और पेपर में एक भी एडजस्टमेंट अगर बाहर से आए तो मुझसे बोल देना। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो जब मैं इतना कॉन्फिडेंस आपको दे रहा हूं तो आप ये कॉन्फिडेंस मुझे दोगे कि सर जो आप क्वेश्चन करवाओगे हम उसे घर जाके रिवाइज करेंगे और हम जो आपने क्वेश्चन कराए उसमें गलती नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? इससे आपका पेपर 60 प्लस का आराम से हो जाएगा।
क्या मेरी बात समझ में? अगर मैं किसी से बोल दूं इनकम टैक्स पढ़ के चले जाओ तो 56 नंबर यहां पूरा मान लीजिए कंठस्थ करके चला जाए, थ्योरी के 14 नंबर, टोटल मिला के कितने हुए? 70। बिना इनडायरेक्ट टैक्स को छुए आप 70 का 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या बिना इनकम टैक्स को छुए आप 70 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं? इसीलिए इनकम टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट और आपको एग्जाम में बहुत अच्छा लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आपकी क्लास, आप बोलोगे सर आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो मैं एक चैप्टर शुरू करा दूंगा, उसका एक क्वेश्चन करा दूंगा और लेटेस्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे आप। ऐसा है आज ही 1 घंटे के अंदर के समय में। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पहले में जो मैं एक्ट शुरू करने वाला हूं, पहले उसका मतलब समझ में आया। कौन सा एक्ट है ये? इनकम टैक्स। कौन सा एक्ट है? इनकम। और हम क्यों पढ़ रहे हैं? मैंने कहा भाई एग्जाम में रिलेवेंस बहुत ज्यादा है इसकी, बहुत ज्यादा रिलेवेंस है। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक है, तो हमने इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हैं ये मैंने आपको बता दिया, और सीएमए वालों का टैक्स का पेपर पैटर्न है, क्वेश्चन भी करवाऊंगा आज की ही डेट में। फिर आता है सर ये थ्योरी के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा थ्योरी के लिए मैंने एक मैजिक पीडीएफ बनाई हुई है। ये पीडीएफ मान लीजिए अभी इसके अंदर 34 पेजेस हैं, कुछ पेजेस में और ऐड करूंगा, यानी 14 नंबर इस पीडीएफ के हैं, और क्लास में ऐसे रटवा दूंगा आपको कि उल्टा भी लिख दोगे ऐसे करके, तो 14 नंबर तो कंफर्म है। इनकेस अगर कोई प्रैक्टिकल फंस जाता है हमारा, इनकेस अगर कोई प्रैक्टिकल फंस जाता है, आंसर नहीं आ रहा, कोई प्रोविजन भूल गए, स्टेप मार्किंग के चक्कर में गड़बड़ लग रही है, एग्रीगेट क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैजिक पीडीएफ वैसे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब पे, लेकिन आपको मैं क्लास में याद कराऊंगा लॉजिक के साथ, क्योंकि एग्जाम से पहले कोई पीडीएफ प्रोवाइड कर देना और वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, इट इज बेटर, गुड, लेकिन आप कितना अच्छे कर से लिख कर आए हैं ये बिल्कुल अलग पॉइंट है। तो हम इसे लिखने की प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया पेपर पैटर्न वगैरह। अब मैं आ जाता हूं जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? इनकम टैक्स। सर ये स्टार्ट करने वाले हैं हम, इसके बारे में कुछ बताओ। सवाल आया एक व्यक्ति जो है इनकम कितने तरीके से कमा सकता है? क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूंगा, लेकिन क्लास खत्म होने से पहले आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा और एग्जाम वाला क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है? तो सिम्मी मुझे बताएगी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पैसे कमाने हैं, इनकम कमानी है, तो कितने तरीके से वो इनकम कमा सकता है? बिल्कुल बेसिक से बताइए। जैसे आप पढ़ाई करने के बाद क्या करोगे? पढ़ाई जब खत्म हो जाएगी उसके बाद जॉब करोगे, तो आप बोल रहे हैं हम जॉब करेंगे। जब हम जॉब करते हैं तो वहां से क्या मिलेगी? तो सैलरी कमाने का एक तरीका होता है, मतलब पैसे कमाने का एक तरीका है, जैसे क्या बोलते हैं? सैलरी। एक तरीका ये भी। और क्या तरीका हो सकता है श्याम? बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का मतलब हम पता है क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ बिजनेस को बोलते हैं PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स। क्या चीज? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। जैसे एक डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठा है तो हम उसे बिजनेस नहीं बोल सकते, हम उसे क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। हम ये काम कर रहे हैं तो क्या मैं जॉब कर रहा हूं? नहीं, लेकिन हम इसे बिजनेस नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? प्रोफेशन। क्या मेरी बात? उसने कहा लेकिन कैटेगरी दोनों की एक ही है, हम इसे सैलरी नहीं बोलेंगे, तो प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो दूसरा तरीका ये हो गया। और कोई तीसरा तरीका सोचो जरा। जैसे किसी बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से रेंट आ रहा है। जैसे आसपास का पूरा लोकल एरिया 90% इसी बात पे पल रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है? रेंट। मैंने कहा भाई हमें रेंट आना आज बंद हो जाए, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आधे से ज़्यादा लोग 90% जो है इसी बात पे डिपेंडेंट है, क्योंकि क्या आ रहा है? रेंट। अगर उनके रेंटर्स को कुछ बोल दिया तो वो लोग सामने खड़े हो जाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी को बोलते हैं क्या? हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। कहाँ से इनकम? हाउस प्रॉपर्टी। मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके चैप्टर्स के नाम है, बताया आपको? ये चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। अब देखो इंटरेस्ट आएगा ही नहीं है। कोई व्यक्ति सैलरी कमा रहा है तो उसकी इनकम कैसे निकाली जाएगी? कोई व्यक्ति हाउस से रेंट ले रहा है तो ऐसे थोड़ी ना को जितना रेंट है उस पर टैक्स लगा दो, नहीं, और भी तो बातचीत होगी, दिमाग लगाएंगे उसमें, है ठीक। और क्या हो सकता है? और चीज सोचो। मैंने कहा मान लीजिए औलाद जो है नालायक निकल गई, पेरेंट्स ने घर बनाया रेंट के लिए, नशे की लत ऐसी पड़ गई, घर बेच दिया, घर ही बेच दिया, सैलरी के अंदर आएगा? PGBP के अंदर आएगा? हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा? हाउस प्रॉपर्टी से तो रेंट आता है, रेंट थोड़ी दे रहे हैं। क्या मेरी बात सुन? तो ये बड़ा फायदा हुआ। कैसा फायदा हुआ? बड़ा। कब खरीदी थी 1 लाख रुपए की, आज बिक गई। आपने मान लीजिए 1 लाख की खरीदी थी, 40 लाख लगा दिए और 80 लाख में बिक गई, तो 50 लाख की इन्वेस्टमेंट थी और सीधा सीधा 30 लाख रुपए का फायदा होगा। तो ना तो सैलरी में आना वो, ना आपका हाउस प्रॉपर्टी में आना, ना PG। ये बड़ा फायदा है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया कैपिटल गेन। कैसे गेन्स? कैपिटल गेन। देखो रेवेन्यू एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो तो PGBP में चला गया। कैपिटल वर्ड का मतलब क्या होता है? बड़ा। कैपिटल वर्ड का क्या मतलब होता है? बड़ा। क्या मेरी बात समझ में आती है? जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन से वाले बड़े खर्चे होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 4 हेड्स बताए मैंने आपको कि आप इस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मैंने कहा यार और भी तो तरीके होंगे। अब स्नेहा हमें बताएगी और क्या तरीके पैसा कमाने के।
मैंने बैंक में एफडी कर दी, बताओ चारों में से किसके अंदर आएगा? किसी में नहीं आएगा, ना वो सैलरी है ना वो हाउस प्रॉपर्टी। तो उसने कहा एक हेड ऐसा बना दिया उन्होंने, कह रहे भाई साहब अब यही करते रहेंगे आगे पढ़ेंगे भी, तो आईओएस बोल दिया उसको, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब हमारे पास 4 हेड है। क्या है ये? 4 हेड जिसमें इनकम चली जाएगी, और इन चारों हेड में नहीं आएगी तो कहां पहुंच जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? जल्दी से बताओ। मैंने कहा और कौन सी चीज आ सकती है, जरा इसमें सोचना जरा। आईओएस में बैंक में एफडी कर दी, आपको इंटरेस्ट आया, मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं, क्या मिलेगा मुझे? डिविडेंड मिलेगा। ये भी इनकम इसके अंदर, क्योंकि बाकी चारों में जा रही है। क्या आईएफओएस का लॉजिक ये है कि अगर किसी 4 में नहीं आ रही तो यहां ले आना। क्या मेरी बात समझ में आती? मुझे गिफ्ट मिला, पैसे मिले, बताओ कहां जाएगा? अदर सोर्स। गिफ्ट मिला है, कहां जाएगा? अदर सोर्स। इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, मेरे बिल्डिंग के अंदर फायर इंश्योरेंस में आग लग गई, जितने की वैल्यू थी आज की डेट में उससे ज्यादा पैसे मिले मुझे, बताओ किसके अंदर जाएगा? जी नहीं, कैपिटल गेन। किसके अंदर जाएगा? कैपिटल गेन। बढ़िया। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल सिंपल, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो इसका मतलब जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर 5 हेड्स के अंदर इनकम कंप्यूट की जाती है। पहला हेड कौन सा होगा? दूसरा, तीसरा। क्या मेरी बात? अभी मैं आपको सिलेबस ही इस तरीके से डिजाइन करके बताऊंगा कि आपको पता क्या लगेगा कि अगले दिन क्या होने वाला है। जैसे आपने सीरियल्स देखे, सीरियल्स के अंदर फ्राइडे को ऐसे बोलेंगे या सैटरडे को, जो भी उनका लास्ट एपिसोड होता है, कि 6 फेरे हो चुके हैं, ठहरो। ये फ्राइडे से दिखाना चालू कर दिया था कि इस एपिसोड में दिखाएंगे। सैटरडे आते तो उन्होंने पूरा दिखाया, और सैटरडे की जब ऐसे ना पहली ऐड आई कि आगे देखिए, फिर दूसरी ऐड आई आगे देखिए, फिर तीसरी ऐड में दिखाया मंडे को देखिए। मन में ऐसी बातें आई कि मैं क्लास में बोल नहीं सकता। ऐसा होता है, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है ये इनकम टैक्स। आगे देखो बातें क्या है कि आपको इंटरेस्ट आएगा। अब 6 फेरे हो गए, अब देखिए अगले हफ्ते। मैंने कहा भाई तुमसे 6 फेरे नहीं हुए, अब तक 4 बारात निकल जाती है यहाँ से। क्या मेरी बात समझ? तो ये हमारे हेड्स ऑफ इनकम कैसे है? हमारे हेड्स ऑफ इनकम। मैंने कहा चालाकी भी तो कर सकता है ना इंसान। मैंने कहा कैसी चालाकी? मैंने कहा देखो आपको इन जनरल बताऊं, अगर मैं तो 3 लाख या 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आप पूरे साल में कितनी इनकम, जो आपने स्कूल में झूठ लिखी थी याद है, पेरेंट्स इनकम, टोटल इनकम कितनी है, तो अगर इनकम कितने तक है कि टैक्स नहीं लगता जिस पर, बताओ कितने इनकम पर टैक्स नहीं लगता? 2.5 लाख या 3 लाख? 12 लाख वाली सारे अलग लॉजिक है भाई, दिमाग मत लगाओ उसमें। अब 2.5 लाख या 3 लाख ही है आज भी, वो सिर्फ कंप्यूटेशन है, फिर उसमें सेस मिलता है, फिर रिबेट मिलती है, जो हमें कुछ नहीं पता। तो हम बेसिक बात करेंगे 2.5 से 3 लाख। 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स कब नहीं लगता? इसके लिए आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं। ये नॉर्मल लोगों को थोड़ी पता होता है कि कैसे लगेगा। आप उससे बोलेगे भाई साहब आपका 4 लाख का टैक्स जा रहा था, मैंने बचा दिया, जबकि 2 मिनट की क्लास में समझ में आ जाएगा कैसे बचे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उन्हें तो मुश्किल बात बताएंगे ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आया कि भाई साहब ये काम करना है, टैक्स कंप्यूट करना है, आप उसे 10 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो और बता सकते हो ये काम कर लो। ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे कम से कम, और 4-5 हमारे आर्टिकल लगेंगे जिस काम को बैठ के कर, तभी तो वो पैसे देगा। अगर मान लीजिए आप 5 मिनट में करके दे दो तो वो पैसे दे देगा कि तुम्हें? नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए मैंने कहा बताओ ब्याज की इनकम आ रही है, किस चीज की इनकम आ रही है? ब्याज की। तो मैंने क्या किया, ब्याज की इनकम आ रही थी मेरे नाम, या मान लीजिए राम के नाम आ रही थी ब्याज की इनकम 10 लाख रुपए। कितने रुपए? 10 लाख। और 2.5 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसने क्या किया, जो 10 लाख रुपए की इनकम आ रही है उसको ट्रांसफर कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफर। ये ट्रांसफर कर दी उसने, एफडी ही ट्रांसफर कर दी, एक वाइफ के नाम और 2 छोटे छोटे बच्चों के नाम। अब बताओ हर एक व्यक्ति को कितने कितने पैसे मिल रहे होंगे? पहले 10 लाख मिल रहे थे, यही एफडी उसने 4 अलग अलग लोगों के नाम करवा दी। अब बताओ क्या होगा? अब 2.5 लाख मिले किसको? राम को। 2.5 लाख मिले किसको? वाइफ को, एक दोनों बच्चों को। अब बताओ गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? तो क्या इंसान चालाकी भी कर सकता है? हाँ। जैसे मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी थी, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा था 5 लाख रुपए का। कितने का रेंट आ रहा था? 5। उसने कहा क्यों ना मैं अपनी वाइफ के नाम कर दूं इस रेंट को। तो 2.5 लाख उसके पास आया और 2.5 लाख वाइफ के। गवर्नमेंट फिर बेवकूफ बन गई। इसका मतलब हेड्स ऑफ इनकम पर जब गवर्नमेंट टैक्स लगाने आई तो सबने क्या बोला कि चालाकी भी करेगा। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी एक चैप्टर बना दिया और चैप्टर का नाम है क्लबिंग। क्या नाम है? क्लबिंग। क्लबिंग आप जो समझ रहे वो नहीं है। क्लबिंग वर्ड का मतलब यहां पर ये है कि जब किसी और के हाथ में गई इनकम, चालाकी से भेजी हुई इनकम को आपने भेज दी, गवर्नमेंट ये मान लेगी कि ये आपकी ही इनकम है। उसने कहा ठीक है कर दो एफडी नाम, हम तो मान लेंगे 10 लाख रुपए आपके पास आ रहे हैं। इस प्रोसीजर के लिए जो चैप्टर पढ़ाया जाता है कि कौन सी इनकम किसके हाथ में जाएगी, कौन चालाकी कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? क्लबिंग। क्या बोलते हैं इसको? क्लबिंग। लेकिन फिर भी एक हद तक तो
कैसे? अगर जैसे डिस्ट्रीब्यूट जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो गवर्नमेंट मान लेगी कि ये सब तुमने चालाकी से किया है, 10 लाख तुम्हारे ऊपर ही टैक्स लगाएगी पूरा। क्या मेरी बात? इसके लिए कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाता है? क्लबिंग। फिर वो कहते हैं जब हमें इनकम आती है तो क्या सिर्फ इनकम ही आती है, नुकसान भी होता है? नुकसान भी होता है। जमीन बेची थी हमने, मजबूरी में बेचनी पड़ गई, जल्दी में कहीं और खरीदनी पड़नी, गवर्नमेंट ने इंक्रोचमेंट कर दी, अभी बुलडोजर चला रहे तो गांव की जमीन बेच के यहाँ पर हमें लेना पड़ा, नुकसान में बिकी। बिजनेस में, पीजीबीपी में सिर्फ हमेशा प्रॉफिट ही होता है? लॉस भी हो सकता है? लॉस भी हो सकता है भाई। मकान में रेंट आ रहा है, क्या लॉस नहीं हो सकता? हो सकता है। आपने लोन लेकर ये मकान बनवाया था, इतने का किराया नहीं आ रहा जितने का उसका ब्याज जा रहा है, तो क्या नुकसान हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो गवर्नमेंट जब देखेगी तो फायदे को देखेगी या नुकसान को भी देखेगी? नुकसान को भी देखेगी। उसके लिए एक चैप्टर बनाया गया सेट ऑफ। क्या चैप्टर बनाया गया? सेट ऑफ। बच्चे पूरा टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, उन्हें प्रोसीजर ही नहीं पता होता कि कैसे पढ़ा जाता है, किस चैप्टर का क्या मतलब है। सेट ऑफ वर्ड का मतलब यहां पर यह है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 10 लाख रुपए पर आप टैक्स दोगे 30%, फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए की इनकम है, क्या है आपकी इनकम, प्रॉफिट, उस पर आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट को, तो 10 लाख का टैक्स जो है @30% कितना आता है बता सकते हो क्या? 3 लाख। आपने कहा सर 5 लाख का नुकसान भी हुआ, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है, पहले आप 3 लाख रुपए गए गवर्नमेंट को देने, फिर गवर्नमेंट को कहा हमें लॉस भी है, तो 5 लाख पे क्या गवर्नमेंट से टैक्स ले लोगे? भाई प्रॉफिट के समय पर हम गवर्नमेंट को टैक्स देते, तो जब 10 लाख का प्रॉफिट हुआ इस साल में, तो 10 लाख के प्रॉफिट पर मैं टैक्स देके आया, कितने का? 30%, यानी कितने का? 3 लाख। फिर मुझे 5 लाख का लॉस हो गया अगले ही महीने में, अब क्या करूं? तो 5 लाख पे फिर गवर्नमेंट से लेना चाहिए भाई, प्रॉफिट थोड़ी देखेगी गवर्नमेंट, लॉस भी तो देखेगी। तो अब बताओ क्या करें? आप बताओ कोई सही समाधान। और एक रूल समझ लें, गवर्नमेंट कभी पैसे नहीं देती, तो क्या करें बताओ? तो आप ये बोलो सर डेली टैक्स मत जमा करके आना, पूरे साल रुक जाओ, पूरे साल की इनकम को ऐड कर लेना, और जब मैं इनकम को ऐड करने बैठूंगा तो ये टैक्स अभी नहीं निकालूंगा, मैं पहले देखूंगा प्रॉफिट कितने का है 10 लाख का, लॉस कितने का है 5 लाख का, नेट इनकम कितने की हो गई 5 लाख की। इस 5 लाख पर 30% निकालो और 1.5 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास जमा करके आओ। इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्या? सेट ऑफ। और क्या ये सही तरीका है? हाँ, पहले मैं गवर्नमेंट को टैक्स दे के आऊं फिर गवर्नमेंट से टैक्स मांगू, गवर्नमेंट टैक्स देगी मुझे? नहीं। तो क्या तरीका सही है? कह रहे पूरे साल में आप जितनी इनकम कमानी है कमा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टैक्स एक बार लेंगे साल में, पूरा हिसाब किताब निकाल लेंगे। अब आप खुद सोचो, मैं सैलरी पे मान लीजिए काम करता हूं, डेली जैसी सैलरी आती है हर महीने 10 तारीख को, गवर्नमेंट हमारे दरवाजे पे बैठे हुए, भाई साहब हमारा टैक्स, अच्छा लगेगा क्या? नहीं, गुस्सा आएगा। एक ही बार में पूरे साल का हिसाब किताब ले लो, खर्चे वगैरह जो भी है उन सबका, और बाद में टैक्स लगा दो। इस बात में कोई परेशानी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए चैप्टर बनाया गया, फटाफट से बताओ कौन सा? सेट ऑफ। कौन सा चैप्टर बनाया गया? सेट ऑफ। यहां तक आपके मेजर हेड्स और जहां जहां से इनकम को कंप्यूट किया जाता है वो हो चुके हैं कंप्लीट। उसके बाद आने वाले हैं रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, डिडक्शन कैसे लेते हैं, वो सब फालतू की चीजें। अभी मैंने जो आपको समझाना है बस इतनी बातें समझानी है। इनकम कहां कहां से आ सकती है, कैसे लोग चालाकी कर सकते हैं, उसके लिए चैप्टर कौन सा बनाया गया? क्लबिंग। और जहां जहां इनकम आती है वहां वहां क्या आता है? लॉस भी आता है। क्या आता है? लॉस। और लॉस के लिए चैप्टर कौन सा पढ़ते हैं? सेट ऑफ। अब फटाफट से बताओ पूरा मैंने कौन कौन सा बताया। सबसे पहले कौन सा बताया? सैलरी। इनकम कैसे कमाते हैं? सैलरी। सैलरी इज अ हेड ऑफ इनकम। सैलरी इज अ हेड ऑफ इनकम। दूसरा पीजीबीपी, क्या है ये? हेड ऑफ इनकम। तीसरा हाउस प्रॉपर्टी, क्या है ये? हेड ऑफ इनकम। हेड मतलब किस हेड में कमाई हो रही। चौथा कैपिटल गेन, बड़ा गेन, ये भी क्या है? हेड ऑफ इनकम। लास्ट जब किसी भी हेड में ना आए तो कहां जाएगा? आईएस। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम है। उसने कहा या तो सीधी सीधी इनकम आ रही होगी तो 5 हेड्स में चली जाएगी, चालाकी करोगे तो क्लबिंग, चालाकी करोगे तो क्लबिंग, इनकम को ऐड कर देंगे। क्या मेरी बात? क्या क्लबिंग एक हेड ऑफ इनकम है? नहीं, चालाकी की गई इनकम को ऐड करना है। और मैंने कहा खाली इनकम ही इनकम पे ध्यान देते रहते हो, गवर्नमेंट तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें हमारे लॉस भी देखनी चाहिए, और लॉस देखने के लिए क्या पढ़ते हैं? सेट ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही? पक्की बात? पक्की बात, ठीक। अच्छा ठीक। तो हमारे सिलेबस में 2 तरीके के टैक्स होते हैं, पहला कौन सा? डायरेक्ट टैक्स, दूसरा कौन सा? इनडायरेक्ट। आपके सिलेबस में किसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है? डायरेक्ट। आपकी एग्जामिशन आएगी या नहीं आएगी, पेपर एग्रीगेट में निकलेगा या निकलेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है किस पर? डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स पे। और जब पहली क्लास में टीचर खड़ा होकर कह रहा है कि जो एडजस्टमेंट और क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उससे बाहर नहीं आएगा, उसके बाद भी अगर बच्चा 70-80 नंबर ना लाए टैक्स में, तो बताओ मारूं या ना मारूं? आप खुद बताओ। बिल्कुल। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब आते हैं, पहले मैं आपको डिफरेंस पढ़ाता हूं किस चीज में, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स। ये थोड़ी सी थ्योरी है। क्या है? थोड़ी सी थ्योरी, लेकिन टैक्स के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज क्या है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द। अगर मेरी इनकम है तो उस पर टैक्स कौन देगा? तो इसे बोलते हैं इंसिडेंस, किसकी इनकम थी और किसको पे करना है, इंपैक्ट, वो दोनों उसी पर बोले फॉल करेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब नीचे सेल कर रहा है मुनाफा मार्ट,
उस पर टैक्स कौन भर रहा है? हम मुनाफा मार्ट को पैसे देते हैं और वो जाके गवर्नमेंट के पास जमा कर। आपको क्या लगता है जो 20 रुपए की तुम चिप्स लेके आते हो, उस 20 रुपए की चिप्स में सिर्फ चिप्स के पैसे हैं या जीएसटी भी है? जीएसटी भी है। अब जीएसटी भरने कौन जाता है, हम या मुनाफा मार्ट? मुनाफा मार्ट गवर्नमेंट के पास जीएसटी भरने जाते हैं। ऑनलाइन होता है वैसे, गवर्नमेंट के पास भरने जाते हैं। तो इसका मतलब जीएसटी लग किस पर रहा है? लग किस पर रहा है, हम पे या मुनाफा मार्ट पे? मुनाफा मार्ट। मुनाफा मार्ट गुड्स बेच रहा है, लेकिन भर कौन रहा है उसे? तो इंसिडेंस इज फॉलिंग ऑन द सेलर बट इंपैक्ट इज ऑन कस्टमर। क्या मेरी बात समझ? क्या इनकम टैक्स में ऐसा होता है? नहीं, जिसकी इनकम वही भरेगा, जिसकी इनकम वही भरेगा। तो इनकम टैक्स इज जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या मेरी बात समझ? जिसकी इनकम वही टैक्स भरेगा। लेकिन क्या जीएसटी में ऐसा होता है? आंसर इज नो। अगर आप हमसे पूछे क्या हम सब जीएसटी भरते हैं? नो, हम सब जीएसटी नहीं भरते, बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन द जीएसटी। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन हम बोले कि क्या हम जीएसटी पे करने में लोगों की मदद करते हैं? हाँ, हम कंज्यूमर्स हैं, हमारी जेब से पैसा जाता है सेलर्स के पास और सेलर देने पड़ते हैं किसको? गवर्नमेंट को। अगर मान लीजिए कस्टमर से बोल दिया जाता कि आप लोग टैक्स भरने जाओ गवर्नमेंट, तो इतने सारे कस्टमर से भीड़ लग जाती। तो सेलर को बोल दिया कि आप कस्टमर से कलेक्ट कर लो, इकट्ठा कर लो और हमें जमा करो। सिंपल प्रोसीजर है या नहीं? हाँ, लेकिन इसमें इंसिडेंस और इंपैक्ट अलग अलग हो रहा है। क्या हो रहा है? इंसिडेंस और इंपैक्ट अलग अलग। अच्छा, जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो क्या कहता है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन टू डिफरेंट पर्सन्स। सिंपल है, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे, assessee himself bear such tax, does it pinches the? मेरी इनकम ज्यादा होगी, मुझे चुभेगी, पिंच करेगी मुझे। लेकिन क्या यहां पर पिंच करेगी? नहीं। कह रहे दिस इज रिकवर्ड फ्रॉम द assessee who passes such burden to the another person। मैं जिससे लेता हूं टैक्स उसे चुभेगा क्या? नहीं। वो किससे लेके दे रहा है? कस्टमर से। किससे लेके दे रहा है? कस्टमर। मैंने कहा मान लीजिए जीएसटी का रेट 18% से 28% हो गया, तो मुझे कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, मैं फीस बढ़ा दूंगा। आप दोगे? मैं गवर्नमेंट को दूंगा। भाई मैं क्यों टेंशन लूंगा? भाई टैक्स बढ़ गया, हाय हाय, मैं क्यों बचाऊं? हाय, कस्टमर रोएगा। जब कस्टमर के नाम में ही लास्ट में क्या है, फटाफट से बताओ? मर। तो भाई अगर कोई चीज महंगी होगी तो मुझे क्या लेन देना उससे? कस्टमर देगा ना। पेट्रोल के दाम महंगे हो गए, हाय भाई साहब कौन देगा इसे? कस्टमर दे, तभी तो रो रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले रोएंगे क्या कभी? नहीं। दारू के दाम महंगे हो गए, बताओ कौन रोएगा? दारू बेचने वाला? कौन? क्या मेरी बात समझ में आती है? इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में हमेशा 2% के ऊपर इंपैक्ट आता है, उसे चुभता नहीं है, चुभता कि कोई और देगा। क्या मेरी बात? जिस दिन खुद जेब से देना पड़ जाएगा तब दिक्कत वाली बात है। इसीलिए जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं इंडिया के अंदर बहुत कम है, इनकम टैक्स पेयर्स, और जीएसटी वाले तो सारे हैं। क्या हमें थोड़ी देना है? क्या मेरी बात समझ में आती है? लिवाइड ऑन किस पर लगता है? इनकम। जीएसटी किस पर लगता है? गुड्स एंड सर्विस पे। कह रहे तो चिंटू बात है। देखो आगे एग्जाम्पल क्या है इसका? इनकम टैक्स। देखिए यहाँ पर लिखा लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ टैक्स लीड्स टू इन्फ्लेशन एंड हैव वाइडर बेस। क्या मतलब है इसका? बहुत भारी इंग्लिश है और 15 मिनट की एक्सप्लेनेशन है। मैंने कहा अभी क्यों दूं, अभी तो मैं समझा रहा हूँ बस। क्या मेरी बात समझो? तो ओवर भी ले रहे हैं। कितने खतरनाक बच्चे हैं पहले ये देखो। आज की डेट में, कल बीकॉम का पेपर है, पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन देखो कितने जुझारू बच्चे हैं। कह रहे सर हमारे लिए ये वाला पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने इतने अच्छे बच्चे। क्या मेरी बात समझ में आती? हाँ, साइकोलॉजी का पेपर है, सोचो। एक है प्रोग्रेसिव इन नेचर और एक क्या है? रिग्रेसिव इन नेचर। बस इसका मतलब मुझे बताना है, उसके बाद सीधा मैं प्रैक्टिकल्स पर आ जाऊंगा। ठीक है, आप बताओ आपको थ्योरी ज्यादा अच्छी लगती है सॉल्व करने में या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। ये बात जानता है इंस्टीट्यूट, इसलिए इनकम टैक्स को आसान दे देता है और जो जीएसटी की थ्योरी रट के जाता है। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का क्या मतलब है? रिग्रेसिव वर्ड का मतलब होता है निर्दयी। निर्दयी मतलब समझते हो क्या होता है? नहीं, हार्टलेस। हाँ, जिसके अंदर हृदय नहीं है उसे क्या बोलेंगे? हार्टलेस। प्रोग्रेसिव वर्ड का मतलब इसके अंदर हार्ट है, ये इंसान नॉर्मल है। जैसे मान के चलो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, 2.5 लाख से ज्यादा पहुंच जाती है, लेकिन 5 लाख रुपए से कम है, और एक व्यक्ति जिसकी इनकम 10 लाख रुपए से भी ज्यादा है, बताओ किसके ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होना चाहिए? 10 लाख से ज्यादा वाले के ऊपर टैक्स रेट ज्यादा होना चाहिए और 2.5 से लेके 5 लाख वाले पर टैक्स रेट कम होना चाहिए। तो जो हमारा पुराना टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है उसमें टैक्स रेट क्या है? 5%, और 10 लाख से ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 30%। इसका मतलब कम इनकम वाले पर कम टैक्स। मैंने कहा कम इनकम वाले पर तो कम टैक्स ऐसे भी हो सकता है ना, जिसकी 5 लाख की इनकम है उसे 30% लगा दो तो 1.5 लाख देगा, और जिसकी 12 लाख की इनकम है उस पर 30% लगा दो तो 3.6 लाख देगा।
तो कम ज़्यादा तो वैसे भी हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई तुम समझ नहीं रहे, जो कम अमीर लोग हैं उनसे कम रेट ऑफ टैक्स भी लिया जा रहा है, टैक्स तो कम है ही, रेट भी कम कर रहे हैं, दयालु हैं। और जो अमीर लोग हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या इस बात? इसी को बोलते हैं प्रोग्रेसिव। अगर आपकी इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम होगा, टैक्स रेट भी कम होगा, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो टैक्स रेट भी ज़्यादा होगा और टैक्स भी ज़्यादा दोगे। याद करो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम किसका किसका बिजनेस स्टडीज में था। डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम क्या कहता था? टेलर क्या बोलता था उसके अंदर? स्टैंडर्ड के हिसाब से हायर पीस रेट और लो, ये नहीं कि जिसने ज्यादा यूनिट्स बना दिए उसे ज्यादा पैसे, वो तो हमको भी पता है ज्यादा पैसे मिलेंगे, आप रेट अलग कर देते हो। सेम केस इस केस। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक है। रिग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या है? रिग्रेसिव वर्ड का मतलब ये निर्दयी है। तुम चिप्स लेने जाओ, मैं चिप्स लेने जाऊं, अंबानी चिप्स लेने जाए या फिर आपका रिक्शे वाला चिप्स लेने जाए, क्या कोई भेदभाव करेंगे? बराबर टैक्स लगेगा, बराबर टैक्स। क्या गरीब है तो चिप्स खरीदी मत, किसी ने चिप्स खरीदी? क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना आपका जीएसटी वगैरह, ये भेदभाव नहीं करता लोगों में। रेट बढ़ेगा कम नहीं होगा। मैं टीवी लेने चले जाऊं, कोई रिक्शे वाला टीवी लेने चले जाए या अंबानी टीवी लेने चले जाए, जो टीवी पर जो रेट है वही मिलेगा। तो ये रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव वर्ड का मतलब क्या है? हार्टलेस, बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं करता। क्या मेरी बात समझ? कोई भी चला जाए लेने, जीएसटी का रेट वही रहेगा। लेकिन क्या इनकम टैक्स वाले ऐसे करते हैं? नहीं। और क्या सही करते हैं? हाँ, ऐसे ही होना चाहिए भाई। अमीर जो लोग हैं उससे ज्यादा टैक्स लो, गरीब लोग उससे कम टैक्स लो, सही बात है। लेकिन जीएसटी करे नहीं भाई, हमारे लिए सब बराबर है, अमीर हो या गरीब हो। अगर गरीब हो तो टीवी मत खरीदो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसिक आपको थ्योरी बताना चालू किया। अब आते हैं जो मैंने आपको हेड्स बताए थे, इसकी शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने आपसे क्या कहा था बताओ? आज एक क्वेश्चन करवा दूंगा या एग्जाम का भी क्वेश्चन करवा दूंगा? एग्जाम का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। बताओ, ऐसी बात मैंने बोल दी, ऐसा कैसे पॉसिबल है? हो सकता है, अभी बताता हूं, देखो कैसे पॉसिबल है। देखो, जब टैक्स की शुरुआत होती है तो उसने कहा, एक बात बताऊं आपको, 3 तरीके के लोगों में लोगों को डिवाइड कर दो। एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और तीसरा व्यक्ति। वो कहते हैं टैक्स किसकी इनकम पर कहां लगेगा ये डिसाइड करेगा कि व्यक्ति कहां का है। आपको क्या लगता है, इंडिया में हम घूम रहे हैं और इंडिया में जो फॉरेनर्स घूम रहे हैं, हमारी सभी इनकम पर कहां टैक्स लगेगा? हमारी जितनी भी इनकम है उस पर कहां टैक्स लगेगा? इंडिया। क्या वो जो फॉरेनर बाहर से घूमने आ रहे हैं, एक बार बच्ची के लिए ताली बजा दो प्लीज, बहुत बढ़िया। तबीयत तो ठीक है? दिमाग खराब है? नालायक है। आप खुद सोचो, तुम, मैं भी इसके ऊपर ऐसे पैर रख के दोनों और ऐसे पढ़ा रहा हूं तुम्हें, भाई कोई सेंस बना इस बात का? नालायक। क्या बोला था मैं? अब कोई फॉरेनर है, मान लीजिए मेरी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट आ रहा है। मेरी इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी है, उस पर रेंट आ रहा है। फटाफट से बताओ कहां टैक्स दूंगा? इंडिया के अंदर। एक फॉरेन वाला व्यक्ति है जो इंडिया में घूमने आया है, जो इंडिया में क्या करना है? घूमने आया है। उसकी फॉरेन में प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वहां से उसे रेंट आ रहा था ऑस्ट्रेलिया में ही, तो उसकी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? बताओ। एज एन इंडिया में चाहूंगा भाई उसकी सारी इनकम पर टैक्स लगा, लेकिन ऐसे देश थोड़ी चलता है, ऐसे कंट्री थोड़ी चलती है। तो क्या उसकी इनकम पर इंडिया में टैक्स लगेगा? नहीं लगे। तो उसने कहा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, पहले व्यक्ति पहचानो, व्यक्ति कौन है, फिरंगी है या इंडिया का व्यक्ति है? क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा, मलिंगा इसलिए क्योंकि बाहर के लोग ऐसे ही हैं, तो मैंने इसका नाम रखा, फटाफट से बताओ क्या? फिरंगी। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्यक्ति क्या है? फिरंगी। व्यक्ति क्या है? फिरंगी। फिरंगी का मतलब इनकम टैक्स में क्या है? वो कहते हैं फिरंगी का मतलब इनकम टैक्स में है नॉन रेजिडेंट। क्या नाम है? नॉन। किसी भी हेड जो मैंने अभी आपको समझाया, उनको चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको यह बताना पड़ता है कि पहले आप पर्सन में आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन में 2 से 3 क्लास लगेंगे, उसकी सारी इनकम सारे टैक्स निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ? और सारे एग्जाम के क्वेश्चन कर लेंगे 2 से 3 क्लास के अंदर, उसके बाद हम हेड शुरू करेंगे। क्या मेरी बात? और इसका 7 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो किसका होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस प्लस स्कोप का।
रेजिडेंशियल स्टेटस बताएगा कि व्यक्ति फिरंगी है या इंडिया का व्यक्ति है, और स्कोप का मतलब कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा और कौन सी, स्कोप का मतलब समझते हो 8x 6x वो नहीं। स्कोप का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कौन सी इनकम पर टैक्स लगेगा, ये स्कोप का मतलब। और यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में हर बार, इस बार भी आया था, पिछले 2-3 पेपर दिखाऊंगा, हर बार आया है, ठीक है। अच्छा, एक तो नॉन रेजिडेंट है। अगर एक नॉन रेजिडेंट है तो बताओ ये क्या होगा, सबसे पहला वाला व्यक्ति रेजिडेंट, क्या होगा रेजिडेंट। अब रेजिडेंट हो जाने के बाद दो तरीके के लोग हैं, एक जो पक्के भारतीय इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही मरेंगे। एक कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आते आ जाते रहते हैं, पैदा तो इंडिया में हुए लेकिन आते जाते रहते हैं। तो उसके लिए क्या बोला गया, कह रहे ये जो रेजिडेंट है वो ऑर्डिनरी वाले हैं। कैसे वाले हैं, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, रेजिडेंट भी है और कैसे हैं, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल होने चाहिए, जैसे हम, क्या मेरी बात समझ में। उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका बिजनेस व्यापार वगैरह इंडिया के बाहर वो सेटल कर लेते हैं और फिर भी इंडिया के अंदर आते जाते रहते हैं, तो वो इंडिया के हैं तो सही लेकिन पक्के वाले नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन रेजिडेंट। भाई उनका तो काम है इसलिए जा रहे हैं, वो मोदी जी घूमने नहीं जा रहे ना, उनका व्यापार है इंडिया से बाहर। क्या मेरी बात समझ में आती है। अब आप बताओ विराट कोहली कौन सी कैटेगरी में आएगा। अब आप बोलोगे सर कुछ भी हो सकता है, जब वो यहां इंडिया में रहता था तो वो इंडिया में ही रहता था, अब वो कहां शिफ्ट हो गया है, लंदन में। अब कहां शिफ्ट हो गया, लंदन में। तो अगर इंडिया में सिर्फ कुछ दिन के लिए आएगा जबकि मेन सारी चीज उसकी वहां है, तो इसका मतलब वो फिरंगी भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंडिया में आए ना पूरे साल में तो हम उसे फिरंगी ट्रीट करेंगे। इंडिया के अंदर रेजिडेंट किसको माना जाएगा, काला गोरा रंग देख के माना जाएगा क्या, नहीं, वो इंडिया में कितने दिन रहता है एक साल में, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस साल की इनकम पर टैक्स लगेगा या नहीं। अब एक फिरंगी है वो एक साल इंडिया में ही रहा, तो उस साल की जो भी इनकम होगी, उस साल की जो भी इनकम इंडिया में लगाना चाहिए टैक्स। क्या मेरी बात समझ। तो इसका मतलब पर्सन के कलर को देखकर बताएंगे रेजिडेंट है या नहीं, नहीं, नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे देखकर बताएंगे इंडिया में रह रहा है या नहीं रहा। तो विराट कोहली अभी इंडिया के अंदर वो नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट भी हो सकता है और दूसरा नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। ये कैसे कंप्यूट करते हैं अलग मुद्दा है, लेकिन हम तो टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर नॉन रेजिडेंट ना लिख के हमें क्या लिखना है, नॉट ऑर्डिनरी। क्या लिखेंगे, नॉट ऑर्डिनरी। तो 3 तरीके के लोग हमारे यहाँ आ गए। अब देखो अगले 15 मिनट के अंदर मैं आपको रूल समझा दूंगा, कंसेप्ट बता दूंगा और सारे क्वेश्चन हम धड़ाधड़ सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ कितने मिनट के अंदर, 15। मैंने कहा इन दोनों में से बताओ आप भाई भाई किसको बोलो। मैंने कहा एक ना एक को तो भाई भाई बोलना पड़ेगा आपको, या तो इसको भाई भाई बोलो या इसको भाई भाई बोलो, ये तो भाई भाई हो ही नहीं सकते। तो पहले सिलेक्ट करो आप इनमें में से किसको। मैंने कहा नाम रखते हैं इनका। इसका नाम रखा मैंने, मान लीजिए राम। राम तो इंडिया के अंदर ही है, हालांकि वो श्रीलंका गए थे लेकिन वो जरूरी काम था। क्या मेरी बात सुन, तो राम है। दूसरा वाला निगांत भाई ऐसे नहीं बोल सकते ना। दूसरे वाले व्यक्ति का नाम है आहूजा, थोड़े पैसे वाले लोग हैं, आते जाते रहते हैं। तीसरा वाला जो व्यक्ति है वो है रॉबर्ट। ये तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ जरा फटाफट से जब टैक्स लगाने की बारी आएगी तो किसको भाई भाई बनाओ, किसको भाई भाई बनाओ, राम और किसको, आहूजा को। जैसे ही आपको ये लगने लगे समझ जाना आप नॉर्मल जा रहे हो और टैक्स कुछ और कह रहे हैं। क्या मेरी बात समझ। तो भाई भाई कौन होंगे, भाई भाई कौन होंगे, रेजिडेंट, यानी कि रॉबर्ट और फिरंगी ये दोनों भाई भाई। रॉबर्ट और फिरंगी, और दूसरा कौन सा है, आहूजा। रॉबर्ट और आहूजा क्या है, भाई भाई। कह रहे भाई साहब भारतीय एक ही है। क्लास के अंदर फोन चलने के बाद सभी को पता है क्या होता है, प्लीज एक फोन दे दीजिए। अरे भाई साहब 12 तुम्हारे बजाता हूँ अभी। क्या साइलेंट में अलार्म भी बजाता है क्या, दिखा ना। मुझे तो लगा कॉल थी, अभी तुमने रेड से काटे। हाँ कॉल थी, ओ हो। तो देखो भाई क्लास की प्रथा है एक कि अगर क्लास में आपका फोन बजे तो हम कैच कैच खेलते हैं। क्या खेलते हैं, कैच कैच। क्या मेरी, हाँ जी, इंश्योरेंस कल खत्म हो, क्या बात कर रहे हो तुम। अब अगर इसमें कुछ हो गया तो जेब से किसकी, हाँ चलो भाई कैच कैच खेलते हैं। सिम्मी थैंक यू। सार्थक महंगी, महंगा। आर्यन इज रेडी, प्लीज आर्यन। इस प्रथा, कंचन आपको खेलना है बच्चे, आपको खेलना है, आपको खुद खेलना है। क्या यार तुम भी, आर्यन, अरे यार इस बार आर्यन तुम्हें पीछे बैठना होगा ऐसे घूम के, और मैं फेंकूंगा तुम्हें इधर से कैच करना पड़ेगा, ठीक है नेक्स्ट टाइम। हाँ जी, नहीं वो तो फिर भी पकड़ लेगा। इधर सुनो भाई साहब, गला घोट दो इसका, स्विच ऑफ कर दो। हाँ चलो अब तो वैसे भी नहीं होगा, एक दिन गिर गया ना जिस दिन क्लास में, उस दिन के बाद वैसे भी नहीं होगा। चलो
भाई भाई समझ में आया आपको? अब मैंने कहा भाई रूल बताओ, तुम बहुत देर हो गई, रूल बताओ, रूल क्या है? मैंने कहा रूल ये है, अगर आप मेरी ड्राइंग को पहचान पाए तो रूल समझ में आ जाएगा। बताओ ये क्या है? वेरी गुड, बस बात खत्म। कह रहे अगर कोई इनकम इंडिया के अंदर एक्रू हुई है, क्या हुई है? इंडिया के अंदर एक्रू हुई या फिर अराइज हुई है। एक्रू या अराइज दोनों एक ही वर्ड है, या तो इनका इंडिया के अंदर जन्म हुआ है उस इनकम का, और दूसरी चीज होती है रिसीव। क्या होती है? रिसीव। तो अगर आपको कोई इंडिया का लिंक दिख जाए, अगर आपको कोई इंडिया का लिंक दिख, गोली मार दो तीनों को। मतलब क्या है इसका? यानी उस इनकम का जो टैक्स है वो तीनों देंगे इंडिया के अंदर। यानी कि अगर कोई फिरंगी है, अगर कोई कौन है? फिरंगी, उसमें उसको इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है। कहां पर इनकम रिसीव हो रही है? इंडिया में। तो टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में। फिरंगी ने प्रॉपर्टी खरीद ली और उसके बाद वापस चला गया, 2 दिन के लिए आया था इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदने, अब रेंट ले रहा ऑस्ट्रेलिया में। प्रॉपर्टी कहां पर है? प्रॉपर्टी कहां पर है? इंडिया में। टैक्स कहां लगना चाहिए? इंडिया में। बात खत्म। तो इसका मतलब अगर ये 2 वर्ड्स, भाई साहब एक तो पानी नहीं पीना मेरी चलती क्लास में, दूसरी चीज पिंक कलर की बोतल से बिल्कुल नहीं पीना, जान से मार दूंगा तुम्हें। पिंक नाला है, पिंक कलर की बोतल से पानी। बोथ भाई ये पिंक अब धुल धुल के वाइट होने पे आ चुका है, तब पहन रहा हूं मैं इसको। चलो, तो मेरी शर्ट पानी थोड़ी पीती है। श्याम बताओ ना अपना लॉजिक लगा के। चलो, एक्रू और अराइज क्या है? ये एक्रू और अराइज, और दूसरा क्या है? रिसीव। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक्रू और अराइज रिसीव वर्ड का मतलब होता है या तो इंडिया के अंदर इनकम जन्म ले रही हो, या उसका बिजनेस यहां पर हो, या जो जमीन वो बेच रहा है, जो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा वो जमीन यहां पर हो, या वो बिल्डिंग यहां पर हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? या जो वहां जॉब कर रहा है वो जॉब इंडिया के अंदर है, पैसे बाहर रिसीव कर रहा है। क्या मेरी बात? उसे क्या बोलते हैं? एक्रू और अराइज। और रिसीव का मतलब तो आप जानते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों में से दोनों बातें होनी चाहिए या एक बात होनी चाहिए? एक बात। एक भी बात अगर इंडिया के अंदर हुई, गवर्नमेंट बैठी हुई है भाई टैक्स लेने के लिए, गवर्नमेंट की नजर है कि भाई साहब तुम इंडिया के अंदर इनकम जो है वो कैसे कमा रहे हो, गवर्नमेंट पूरा ध्यान रखती है क्या हो रहा है भाई इसको। ये लो, गवर्नमेंट भी टेढ़ी है ना, गवर्नमेंट की नजर आपकी इनकम पर है। कह रहे दोनों में से एक भी चीज, वो खेला आपने पोशंपा भाई, पोशंपा लास्ट में क्या बोलते हैं? अब तो क्या मेरे अभी कुछ फाउंडेशन का पूछ लूं ना, वो पता हो या ना पता, पोशंपा जरूर पता है नालायकों को। क्या मेरी बात समझ में आई? अब सुनो, मैंने कहा भाई साहब गवर्नमेंट ये देख रही है या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो, या तो इनकम इंडिया में रिसीव हो, या फिर इंडिया में एक्रू और अराइज हो रही हो, रिसीव चाहे कहीं भी हो रही हो, दोनों में से कोई भी एक चीज होगी, हम तीनों में से कोई फर्क नहीं करेंगे, सबके हाथ में टैक्स लगाएंगे। पहला रूल समझ में आया आपको? पहला रूल। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, दूसरा रूल क्या है? मैंने कहा दूसरा रूल ये है ROR, रेजिडेंट। OR का मतलब क्या है? नॉर्मल वाला, ऑर्डिनरी वाला है या स्पेशल वाला है? ऑर्डिनरी वाला। ऑर्डिनरी वाला था पक्का भारतीय। उसने कहा पक्का भारतीय की इनकम कहीं भी हो, रिसीव कहीं पर भी हो रही हो, ऑल इनकम। कौन सी इनकम? ऑल इनकम पर टैक्स लगेगा, कहीं भी इनकम रिसीव हो रही हो। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात। ये भी तो हो सकता है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल एक तो इंडिया में भी टैक्स दे रहा है, और अगर वो बाहर है और बाहर रिसीव कर रहा है तो बाहर भी टैक्स। गवर्नमेंट के लिए हम क्या जाने, तुम तो हमारे बच्चे हो। पक्के भारतीय का मतलब क्या है? भारत को टैक्स दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तीसरा रूल, मैंने कहा एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति को बाहर इनकम रिसीव हुई हो, क्या हुई हो? रिसीव, बाहर इनकम रिसीव हुई हो, और बाद में इंडिया में लाके वो खर्च कर रहा है, क्या इसको भी रिसीव्ड इन इंडिया मानेंगे? आप बताओ, रिसीव बाहर हुई थी, जेब में पैसे भर के लेके लाकर इंडिया में खर्च कर रहा है, तो क्या इसे इंडिया में रिसीव मानेंगे? नहीं। अगर ऐसा होने लगा तो टूरिज्म खत्म हो जाएगा, लोग बाहर पैसा कमाएंगे, इंडिया के अंदर हम क्या चाहते हैं? खर्च हो या ना हो, तो क्या इसे इंडिया के अंदर रिसीव मान के उस इनकम पर भी टैक्स लगा देंगे? नहीं। तो उसने कहा अगर इनकम बाहर रिसीव हुई है और बाद में ब्रॉड टू इंडिया आ रही है, इसे ब्रॉड टू इंडिया भी बोलते हैं, इसे रेमिटेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेमिटेंस। तो क्या ब्रॉड टू इंडिया और रेमिटेंस पर इंडिया के अंदर टैक्स लगेगा क्या? आंसर इज नो। इसीलिए इंडिया में टैक्स लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसीव ही देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? रिसीव। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात? ठीक। अच्छा 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 अच्छा, एक लास्ट रूल। मैंने भाई भाई किसको बनाया था? आहूजा और फिरंगी भाई भाई इसलिए हैं क्योंकि इसकी तो सारी इनकम पर टैक्स लगता है, चाहे इंडिया के अंदर रिसीव हुई हो या ना हो। ये मैंने बता दिया ना आपको। इसका मतलब इन दोनों पे टैक्स लगाने के लिए मुझे दोनों में से एक चीज चेक करनी पड़ेगी, या तो एक्रू और अराइज इंडिया में हो रहा हो या फिर रिसीव इंडिया में हो रहा हो, तभी इन दोनों की इनकम पर टैक्स लगेगा इंडिया में, अदरवाइज नहीं लगेगा।
बताओ मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसके तो कहीं पर भी जाए, इसलिए ये दोनों हमेशा सेम कैटेगरी में रहेंगे। इंडिया का लिंक ढूंढना पड़ेगा, और ये इंडिया से ही पैदा हुआ है, तो किस बात का लिंक ढूंढना? कहीं की भी इनकम टैक्स लगाओ, प्रोवाइड एग्जेम्प्ट ना हो, बस उस पर इनकम पे टैक्स ना लगता। जैसे एग्रीकल्चर इनकम मिली राम को, टैक्स लगाएंगे क्या? एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं? पक्की बात है? अच्छा अच्छा। उनका इन दोनों को फिर तुमने अलग लिखा ही क्यों? जब इन दोनों के रूल सेम है, तुमने अलग लिखा ही क्यों? कोई ना कोई एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करता होगा। मैंने कहा हाँ, एक पॉइंट ऐसा है, देखो ध्यान से समझना सारे बच्चे इस वाले पॉइंट को, और सारे रूल खत्म। अब क्वेश्चन करेंगे, रूल खत्म हो गए। इसके बाद कोई रूल नहीं बताऊंगा आपको, इसके बाद एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 15 मिनट से कम के समय में हमने प्रोविजन जो आपको बताया, उसी के ऊपर बेस सारे क्वेश्चन होंगे। पहले 2-3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, एक ही आप करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। अब देखो, मैंने कहा एक बात बताता हूं तुम्हें। अगर मान लीजिए एक बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया है, दिख रहा है आउटसाइड इंडिया है, उसकी इनकम एक्रूअराइज कहाँ मानी जाएगी? आउटसाइड इंडिया। उसकी इनकम भी रिसीव कहाँ हो रही है? आउटसाइड इंडिया। मैंने कहा पर एक बात बताऊं, इस बिजनेस को ना कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है, इंडिया में बैठ के कंट्रोल किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है या कोई सेंटर है या सेटअप इंडिया में किया गया था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि टैक्स किसके हाथ में लगाऊं और किसके, दोनों में से एक के हाथ में टैक्स लगेगा। ध्यान से समझना, मैंने कहा था रूल ये है, या तो बिजनेस के अंदर क्या हो, एक्रू हो रहा है, या बिजनेस के अंदर क्या हो रही हो, रिसीव। क्या एक्रू और राइज और रिसीव दोनों ही इंडिया के से बाहर है? आंसर इज यस। लेकिन एक पॉइंट छोटा सा डाउट का उन्होंने डाल दिया, कह रहे अगर मान लो कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा हो तो अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब इन दोनों में क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएशन का पॉइंट ये है कि फिरंगी के हाथ में तो इस केस में भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति इंडिया में घूमने आया होगा, बस इसलिए वहां से बैठ के चला रहा है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उसने कहा RNOR, कौन सा? RNOR में, RNOR के अंदर टैक्स लग जाएगा, इसके अंदर टैक्स नहीं लगेगा। ये रूल है। तो बस एक ही पॉइंट है जो इन दोनों को अलग करती है, अदरवाइज तो दोनों में से एक ही चीज चाहिए, या तो एक्रूअराइज या रिसीव इन इंडिया। लेकिन अगर कोई इनकम जो इंडिया से बाहर है, एक्रूअराइज और रिसीव भी बाहर हो रही है, लेकिन कंट्रोल कहां से हो रहा है? बिजनेस इंडिया से। कंट्रोल कहां से हो रहा है? बिजनेस इंडिया से। तो क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में? क्या आप मेरे साथ क्वेश्चन करने के लिए तैयार हैं? सोच लो, सोच लो। चलो पहली बार एक जादू दिखाता हूं आपको, और जादू ये है, मैंने कहा सीधा चलते हैं एग्जाम क्वेश्चन पे, ऐसी तैसी गई प्रैक्टिस की। रूल याद है आपको? रूल याद है? एग्जाम क्वेश्चन पे चलें, पक्की बात। लेटेस्ट वाले पे पेपर पे चलेंगे। चलो जून 2025 का मैंने पेपर निकाला, चलो तुम्हारे पेपर पर चलते हैं। गलत बताया तो पिटोगे भी, इतना कॉन्फिडेंस दिखाया जो तुमने। अरे कहाँ गया पेपर? यही है क्या? जी हाँ, ये CMA का पेपर है। कौन से अटेम्प्ट का? ये देखो जरा फटाफट से, जून 2025। मैंने कहा मेरा मन है भाई क्वेश्चन करूंगा, मेरा मन क्या है? क्वेश्चन करूंगा। और मैंने कहा था 15 MCQs आएंगे। क्या आपको 15 MCQ दिखाई दिए? हाँ। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन शुरू किया, मैंने कहाँ से कहा था, कहाँ से आएगा? रेजिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यही बताया था आपको। कितने मार्क्स का बताया था? कितने मार्क्स का आएगा? 7 मार्क्स का। ए पार्ट ठीक है, 2 पार्ट में होते हैं ना। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है जरा ध्यान। मैंने तो कोई क्वेश्चन दिखाया नहीं आपको, मैंने कोई क्वेश्चन दिखाया नहीं अभी तक आपको, लेकिन सीधा क्वेश्चन कौन सा है? एग्जाम का। क्या ऐसा तुमने कभी भी 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं फाउंडेशन, आज तक ऐसा हुआ है? आज तक ऐसा हुआ है कि आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा हो, प्रोविजन पढ़ा हो, सीधा एग्जाम के क्वेश्चन पे पहुंच गए? नहीं, पहले एग्जाम्पल कराए जाते हैं, फिर क्वेश्चंस कराए जाते हैं, फिर प्रैक्टिस कराए, तब जाके एग्जाम। मैंने कहा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, पढ़ो। मिस कौन है? यहां से जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये पहली निशानी है कि आप गधे हैं। ये टैक्स का पेपर है, और मैं तो आपसे यही पूछता हूं भाई, पहले क्या पढ़नी चाहिए? रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट पता है क्यों नहीं बोल रहा मैं आपसे पढ़ने के लिए? बताओ क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता दूं कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से हेड का क्वेश्चन आएगा, बात खत्म। ये तो मैं 12th में भी नहीं बताता था भाई आपको कि कौन से क्वेश्चन नंबर पे कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आएगा। यहां तो मैं ये भी बता रहा हूं, तो मुझे तो 12th से ज्यादा आसान लगता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, पढ़ते हैं। कहां के सिटीजन है? ब्रिटिश, इंडियन ओरिजिन, कम्स टू इंडिया इतनी इतनी तारीख को, आपको इनकम गिवन है, और आपको बताना है मीना के हाथ में टैक्स लगेगा या नहीं। मैंने कहा भाई देखो, मीना की जब मैं रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करूंगा तो या तो मीना ROR निकलेगी, या मीरा RNOR निकलेगी, या NR निकलेगी, नॉन रेजिडेंट निकलेगी। मैंने कहा मुझे उसमें मजा नहीं आएगा। मैं तो ये बोलूंगा आप अज्यूम करो कि मीना अगर NR हो तो क्या होगा,
मीना अगर RNOR हो तो क्या होगा, और मीना अगर ROR हो तो क्या होगा? क्या मैंने बोला, मान लो हम तो क्वेश्चन एडवांस लेवल का करेंगे ना, और तभी क्लैरिटी भी आएगी। ये तो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, हमें तो तीनों के अंदर पता करना है और तभी चेक होगा। मैंने कहा भाई साहब इधर ही लिख देता हूँ, क्या इधर ही लिख दूँ? ऊपर क्या लिखो सबसे पहले, कौन आता है हमारा सबसे पहले? ROR। कौन आता है? ROR। श्याम आप तैयार हैं क्या? दूसरा कौन सा है? RNOR। और तीसरा कौन सा है? इनमें से फिरंगी कौन है? NR। इसमें से आहूजा कौन है? और इसमें से राम कौन है? मैंने कहा बस यही तो चाहिए। सबसे पहले अब भूल जाइएगा जरा क्या है क्या नहीं है। इनकम पर सैलरी रिसीव्ड इन, ओ हो, मैंने कहा भाई साहब ये क्या बोल दिया तुमने? किसके हाथ में टैक्स लगेगा? किसके हाथ में टैक्स लगेगा? तीनों। भाई एक भी चीज अगर इंडिया के अंदर मिल जाए तो बताओ क्या बोला था मैंने? गोली मार दो। गोली का मतलब तीनों को। क्या मेरी बात समझ? तो ये अमाउंट कितने की है जल्दी से बताओ? 8 लाख। मैंने कहा 8 लाख किसके अंदर लिखूं बताओ? तीनों के अंदर। तो ये लो 8 लाख 8 लाख 8 लाख। नहीं भाई अमाउंट कम ज़्यादा भी हो सकती है आगे जाके, वो भी बस टिक टिक लगा के जाएगा और एक मार्क्स नहीं देगा। ये वाली बात समझ में आई क्या? 8-8 लाख वाली। चलो आगे चलते हैं। कह रहे इनकम ऑफ प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल की कोई इनकम है, फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन रिसीव्ड इन लंदन और इंडिया में रेमिट कर रहे हैं करंट ईयर में। पिछले साल की कोई इंडिया में इनकम है, इंडिया से बाहर की इनकम है और अब इंडिया में ला रहे हैं, टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं, तीनों में ही नहीं होगा ना, ये तो इनकम ही नहीं है, ये तो पैसे आए हैं भाई। रिसीव तो कहीं और हुए, तो बताओ दोनों में से कहाँ, तीनों में से किसके पास लगेगा? अब कोई कहेगा सर हमारे मास्टर ने तो बोला था आंख बंद करके सारी इनकम पर टैक्स लगा देना, किसकी? ROR की। तो मतलब मास्टर पागल है, क्योंकि इनकम भी तो देखनी पड़ेगी कोई सी, कौन सी। अगर मान लो एग्रीकल्चर इनकम है, अगर मान लो क्या है एग्रीकल्चर, तो मास्टर ने तो बोला था इंडिया की सारी इनकम जो है चाहे बाहर की इनकम हो, हमारे ROR में तो सबकी इनकम लगेगी। लेकिन क्या कुछ लॉजिक्स भी है उसके पीछे? हाँ, तो लॉजिक्स के साथ चलना है आगे। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन लंदन। मैंने कहा आप सुनो, एक्रू और राइस कहाँ हो रही है? ये वाली इनकम लंदन में। एक्रू और राइस कहाँ हो रही है? इन इंडिया। एक्रू और राइस पूछा मैंने पहला सवाल, लंदन में। रिसीव कहाँ हो रही है? इंडिया। फंस गया। कौन फंसा? कौन फंसा? तीनों। क्या मेरी बात समझ में आती है? किसके अंदर जाएगा बताओ जरा? तीनों के अंदर। अमाउंट क्या है? 4,23,500। बताओ इससे आसान जीवन में कुछ देखा है क्या तुमने? नहीं। 4,23,500 और अच्छा आगे चलें। अब इसे बस श्याम बताएगा। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन नेपाल इंडिया के अंदर है या बाहर है? वेरी गुड। कंट्रोल्ड फ्रॉम विच इज रिसीव्ड इन। मैंने कहा क्या ये स्पेशल केस ही है? स्पेशल केस क्या था? एक्रू राइस कहाँ हो रही है? बाहर। तो क्या ये इनकम एक्रू राइस बाहर हो रही है? हाँ, क्योंकि बिजनेस कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में। रिसीव कहाँ हो रही है इनकम? रिसीव कहाँ हो रही है इनकम? और कंट्रोल कहाँ से? अगर रिसीव इंडिया में हो रहा होता और कंट्रोल भी इंडिया से होता तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, गोली मार दो ना भाई। रिसीव इन इंडिया। बिजनेस बाहर है, नहीं गोली नहीं मारनी। बिजनेस बाहर है, बिजनेस बाहर है, रिसीव कहाँ हो रही है? बाहर, लेकिन कंट्रोल कहाँ से? इंडिया में। तो जो भाई भाई फिरंगी और आहूजा थे, अब भाई भाई कौन बन जाएंगे? राम और आहूजा। क्योंकि राम की तो सारी इनकम पर टैक्स लगना और ये इनकम टैक्सेबल नहीं है, ऐसा मैंने कहीं बोला ही नहीं। तो ये अमाउंट कितनी है फटाफट से बताओ? 325। तो मैंने कहा राम तुम्हारी तो सारी अमाउंट पे टैक्स जाएगा और सिर्फ इस एडजस्टमेंट के लिए तुम्हारा भाई है आहूजा और वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यही बताया था क्या मैंने? जल्दी से बताओ श्याम, दोबारा बताओ। बिल्कुल भी जबरदस्ती हाँ नहीं करनी है आपको इनकम टैक्स के दौरान। मैंने क्या बोला था? इनकम अगर बाहर रिसीव भी बाहर हो रही है, तो मैंने कहा दोनों ही चीजें बाहर भी हो रही हो, ROR में तो तब भी जाता है। और वो जो दो भाई भाई बनाए थे मैंने, 1 मिनट के लिए वो भाई भाई नहीं रहेंगे। और कब नहीं रहेंगे? जब कंट्रोल कहाँ से हो रहा है? इंडिया से। तो वो ROR का भाई बन जाएगा। क्या मेरे यानी इसके हाथ में टैक्स लगेगा। अगर इसमें लिखा होता 50% ऑफ विच इज रिसीव्ड इन इंडिया, तो यानी कि इन दोनों पे तो वैसे भी पूरा पूरा लग रहा है और उस पर कितने लगता? 50%। लॉजिक समझ में आया नहीं आया? अच्छा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन यूएसए। यूएसए कहाँ है? बाहर। रिसीव्ड इन। मैंने कहा एक्रू और राइस भी बाहर और रिसीव भी बाहर, तो सिर्फ किसके हाथ में टैक्स लगेगा? किसके हाथ में टैक्स लगेगा? ROR, क्योंकि उसकी ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगता है। बस ऐसी इनकम जिस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, बस उस वाली इनकम पर ROR नहीं लगेगा। क्या ये कोई एग्रीकल्चर इनकम है? क्या ये फॉरेन रेमिटेंस की इनकम है? ROR से मैंने क्या बोला था? मैंने कहा भाई तुम पक्के भारतीय हो, कहीं भी इनकम हो तुम इंडिया में टैक्स दोगे। भारतीय किस बात के तुम? क्या मेरी बात समझ में? तो इनकम प्रॉपर्टी कहां पर है? लंदन। रिसीव कहां पर हो रही है? लंदन में। तो ना तो NR पे टैक्स लगेगा ना RNOR, दोनों में से एक चीज तो इंडिया के अंदर। ROR के लिए कोई भी चीज इंडिया के अंदर हो या ना हो, तुम तो भाई फंसोगे ही फंसोगे। बस प्रोवाइड तुम्हारी इनकम पर टैक्स ना लगता हो तो एक अलग बात है।
तो ये किसके अंदर जाएगा जल्दी से बताओ। ROR कितनी अमाउंट, 2.5 लाख। इसमें कितनी नहीं, इसमें कितनी नहीं, भाई 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 आगे कह रहे इनकम फ्रॉम हाउस होल्डर इन इंडिया रिसीव्ड इन एक्रूअराइज कहाँ हो रहा है इंडिया में, किसके हाथ में टैक्स लगेगा, तीनों के हाथ में, क्योंकि दोनों में से एक भी चीज अगर इंडिया के अंदर हो गई तो सब पकड़े जाएंगे। क्या मेरी बात समझ, और सब पकड़े गए। कितनी अमाउंट, 3 लाख। किसके अंदर जाएगा ये 3 लाख, ये कोई एग्जाम्पल या प्रैक्टिस क्वेश्चन है या एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है भाई। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं। अच्छा कह रहे इनकम ऑन कंपनी डिपॉजिट इन लंदन 1/3 इज रिसीव्ड इन इंडिया। क्या इसका मतलब 2/3 कहाँ रिसीव हुआ है, बाहर, इसका ये भी तो मतलब है। और डिपॉजिट कहाँ पर है, लंदन में, और 2/3 रिसीव कहाँ हो रहा है, बाहर। इसका मतलब इंडिया के अंदर जो व्यक्ति है उसके हाथ में 1/3 पे टैक्स लगेगा या पूरी अमाउंट पे, ROR तो पूरे अमाउंट, कहीं पर भी हो रिसीव, कहीं पर भी हो रहा। तो मैंने कहा भाई जो तुम्हारी अमाउंट है ना कौन सी वाली, 60,000 वाली, इस 60,000 में ROR में तो तुम पूरा लिख दो। अब आते हैं एक्रूअराइज इंडिया में हो रहा है क्या, नहीं। रिसीव इंडिया में हो रहा है क्या, हाँ, लेकिन पूरा नहीं। कितना रिसीव हो रहा है, 1/3 मतलब 20,000, 1/3 मतलब 20,000। तो अब जो बाकी दोनों हैं उन दोनों में 20,000 जाएगा, किसी एक में 20,000 जाएगा, दोनों में, क्योंकि वो दोनों भाई भाई हैं। और रिसीव इंडिया में तो सभी पे टैक्स लगता है। आप बोलोगे सर इसे भी तो 20,000 इंडिया में रिसीव है, तो मैंने कहा लगाया तो टैक्स 20 पे भी लगाया, 40 पे भी लगाया, ये तो इंडिया वाला व्यक्ति है। लेकिन बाहर वाले व्यक्तियों पे सिर्फ उतनी ही अमाउंट पे टैक्स लगाऊंगा जितना या तो इंडिया के अंदर एक्रूअराइज हो रहा होगा या जितना हिस्सा रिसीव हो रहा होगा। तो जो 20,000 की अमाउंट है 1/3 किसके केस में जाएगा, दोनों के केस में। समझ में आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, आया। अभी तो और भी एग्जाम्पल करेंगे, ये तो बस एक ट्रेल है। अब जरा मुझे सारे बच्चे टोटल बताएंगे। था ये एक चिंटू क्वेश्चन, लेकिन मैंने इसको अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर वाला अमाउंट 8 लाख है सभी के अंदर, बाकी थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने ताकि आपको दिखाई दे जाए। सभी के अंदर ऊपर वाली अमाउंट 8 लाख है। सर बीच वाले गए 18,68,500, 18,68,500। सर लास्ट वाले का 15,500। सही है, 21,58,500। 15,43,000, यही है 43,500 लास्ट वाले 15, 48,500। यही है। हमेशा सबसे ज्यादा इनकम किसकी आएगी, क्योंकि उसकी जो उनकी इनकम पे भी टैक्स नहीं लग रहा होगा, उसकी इनकम पे तो तब भी लग रहा होगा। मैंने कहा इन दोनों के बीच में इनकम में फर्क आ रहा है, ये तो भाई भाई थे। मैंने कहा भाई 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 की इनकम पर बस तभी फर्क आ रहा होगा जब वो स्पेशल इनकम आई होगी। कौन सी वाली, कंट्रोल्ड वाली। कौन सी वाली, कंट्रोल्ड वाली। मैंने कहा जरा एक बार इसकी इनकम में ये वाली अमाउंट जोड़ना, जरा 3,25,000 वाली इसकी इनकम में, क्या ये दोनों भाई भाई हो जाएंगे फिर से। अगर ये कंट्रोल वाली अमाउंट ही ना होती तो क्या ये दोनों भाई भाई निकलते लास्ट में, हाँ। डिफरेंस का बस एक ही मुद्दा था। दोबारा बताता हूं बच्चे, लास्ट वाला पॉइंट दोबारा से सुन लीजिए। एक ऐसी इनकम है पूरी की पूरी, मान के चलिए, जो इंडिया के बाहर अराइज हुई और इंडिया के बाहर ही रिसीव हुई, तो ROR पे आप टैक्स लगाओगे या नहीं लगाओगे, लगाएंगे। मैंने कहा उसका आधा हिस्सा अगर इंडिया में रिसीव हो तो तब भी लगाएंगे, उसके तो तब भी पूरी अमाउंट पे जाएगी। तो मैंने कहा ROR इज नॉट इन डिस्कशन, उस पर तो पूरी अमाउंट पे जाएगा। अब बची बात बाकी दो पे टैक्स लगाने की। मैंने कहा बाकी दो का मैंने एक ही लॉजिक बताया था आपको, या तो इंडिया में एक्रू हो रही हो, अराइज हो रही हो, या फिर रिसीव। एक्रू अराइज तो इंडिया के अंदर नहीं है ये 60,000 रुपये, लेकिन क्या रिसीव इन इंडिया है, हाँ। कितना हिस्सा रिसीव इन इंडिया है, 20,000। तो कितने हिस्से पर टैक्स लगा सकते हो, बस 20,000 रुपये। अगर इसमें से कुछ भी अमाउंट इंडिया के अंदर नहीं रिसीव हो रही होती तो मैं क्या करता, नील। तो जितनी अमाउंट इंडिया के अंदर रिसीव हो रही है उतनी अमाउंट में तो इंडिया में टैक्स देंगे ना दोनों, फिरंगी भी और आहूजा भी। बस इतनी सी बात है। इसमें तो यही लॉजिक है कि भाई ये तो कहीं की भी इनकम है तो पूरी इनकम पर इंडिया में टैक्स देगा, और ये जितनी इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में उतनी ही अमाउंट पर टैक्स देंगे। समझ में आया क्या, पक्की बात है, ठीक। मैंने कहा मन नहीं मान रहा मेरा मन करता है एक और एग्जाम का क्वेश्चन जब तक ना कराऊं तब तक मेरा मन नहीं मानेगा, यानी इससे पहले वाले अटेम्प्ट का। क्या आप तैयार हैं, मैं कराऊंगा या आप करेंगे? बहुत बढ़िया, इसी बात में फंसाना था मुझे तुम्हें। ओए चुप श्याम, ऐसी बातें नहीं करते। लो भाई,
कौन से अटेम्प्ट का क्वेश्चन करवाया था मैंने तुम्हें, बताना जरा अभी फटाफट से। अभी जून 2025 बस अभी गया है, अभी ताजा ताजा। उससे पहले कौन सा अटेम्प्ट रहा होगा ये बताओ। दिसंबर 2024। मैंने कहा अभी लो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जैसे ही क्वेश्चन पेपर दिख जाए आपको दिसंबर 2024 का, मुझे रोक देना। अरे नालायक, मैं रुकूंगा तभी तभी तो तुम्हें दिखेगा। चलो, कौन से अटेम्प्ट का पेपर है बताओ जरा, और एग्जामिनेशन पेपर है ये भी दिख रहा होगा। हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेकंड का ए। कौन सा वाला, सेकंड का ए, पहले से पता है हमें। अच्छा, इसमें तो ये पूछा है ना कैपिटल, अरे यार क्या चिंटू क्वेश्चन दे दिया। बस ये पूछा कैपिटल रिसीव्ड है या रेवेन्यू रिसीव्ड है। मजा नहीं आया। इससे पहले वाला पेपर देखते हैं, कौन सा वाला, जून वाला। हाँ ये देखा देखा देखा। मैंने कहा वो तो सिर्फ विजय का लेके पूछ रहे हैं, मैं सिर्फ विजय को लेके आंसर बताऊं क्या? नहीं, हम किससे लेके आंसर, तो हम मानेंगे विजय या तो तुम कौन हो, कह रहा राम, नालायक। ROR RNOR और NR, ये एग्जाम के क्वेश्चन है भाई, ताजा ताजा। मैंने कहा चलो दोबारा से चेक करते हैं। कह रहे इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड, सुनो जरा ध्यान से, कहाँ काम कर रहा है वो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर चेन्नई में। मैंने कहा चेन्नई में अगर काम कर रहा था, फटाफट से बताओ जरा, तो इनकम किसके अंदर जाएगी, किसके अंदर जाएगी, चेन्नई में अगर काम कर रहा है तो। अरे भाई चेन्नई का मतलब क्या है, चेन्नई का मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। इंडिया, तो अगर जॉब इंडिया में है तो एग्रो राइस कहाँ होगी, इंडिया में। रिसीव कहीं भी हुई हो उससे मुझे क्या लेना देना। कह रहे इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, डिपॉजिट्स इन इंडिया। मैंने कहा बैंक डिपॉजिट इंडिया में किया और अमाउंट रिसीव बाहर हुई। अब बताओ, मैंने बोला, मैंने बैंक डिपॉजिट इंडिया में, इंटरेस्ट बाहर मिला, तो एक्रोराइज कहाँ हुई, इंडिया में, तो कहाँ जाएगा, 30,000। तो रिसीव कहीं भी हुई हो उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रिसीव इन इंडिया बाहर है। बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इन अ कंट्री एक्स, मैंने कहा बाहर ही रिसीव हुए हैं, आउटसाइड इंडिया रिसीव, मैंने यहां पर लिख दिया आउटसाइड इंडिया रिसीव। अब बोलो, अब किसके अंदर जाएगा, एक्रू तो आप देखो ना, बैंक डिपॉजिट कंट्री एक्स के अंदर है। कंट्री एक्स वर्ड का मतलब क्या है, इंडिया के बाहर। जल्दी बताओ किसके अंदर जाएगा, ROR के अंदर पूरा पूरा जाएगा। भाई तुम क्यों बंद हो गए ये बता दो बस मुझे जल्दी से। ब्लैंक हो गया है, ये चल भी नहीं रहा, चल रहा है। चलो चलो चलो, आ गया आ गया, नहीं आया। एक तो ये बैंक वाले पागल हो जाते हैं। आज YouTube से थोड़े बहुत पैसे आए कुछ, तो आपको फॉरेन रेमिटेंस मिली है, प्लीज़ बैंक आके कंफर्म करिए पैसा किस चीज़ का है। मैं बोलूँ हवाला का पैसा है। पागल कहीं के। सिमी तुम्हें भूख तो नहीं लग रही? थोड़ा सा टॉपिक और रह गया, प्लीज पढ़ाने दो। भाई रहना नहीं है क्या तुम्हें? चलो 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 जल्दी से शुरू हो जाओ भाई, कनेक्ट हो जाओ। और आए सच में कुछ खा के भी नहीं है, मैंने फ़ोन करके बुला लेना अचानक से। खा के आए हो? वैसे भी नहीं खाते उसमें तो, उसके बाद तो खाते हैं, लेकिन वो हमने खाने नहीं दिया। एक क्वेश्चन करा लें तो बस। गुदिया नहीं। अरे वाईफाई आ भी रहा है या नहीं आ रहा, जल्दी से बताओ। एंटीना लगा दूं? नहीं यही चेक कर लो ना वाईफाई आ रहा है नहीं आ रहा, बात खत्म।
दिखाने के बाद नहीं आ रहा तो उसका वहाँ मैं देखा करो कोई ऐप चला के ऐसे सब टेक्निक होता है ना सेंटेंस करेगा रिएक्शन है ना। चल अब तो लिख के भी आ रहा है फिर आप देखते हैं। क्या वाईफाई में हाँ आ रहा है नो इंटरनेट? हाँ आ रहा है ना सर देखो नोट है। फ्रिक्शन 5G हुए तो दिखा रहा है कनेक्टेड फिर भी नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम नेट को दूसरी चेंज कर देंगे जल्दी से। वाह, क्या फटफटिया चला। चलो भाई, बिना किसी दिक्कत के अब पढ़ाई होगी। कहाँ तक पहुंच गए थे हम, जल्दी से बताओ। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट वो डिपॉजिट कहाँ था, फटाफट से बताओ। मैंने कहा बाहर ही था और रिसीव भी कहाँ पे हुआ था, बाहर। तो बताओ ये 50,000 किसके अंदर जाएगा? आर और आर तो फंसा ही फंसा, बाकी दोनों भाई भाई। आगे चले, कह रहे इनकम फ्रॉम रबर स्टेट इन श्रीलंका, बाहर ही रिसीव हुई है। मैंने कहा आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई, क्योंकि इंडिया के अंदर रिसीव होती तो क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई है, फटाफट से बताओ भाई भाई। कह रहे इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मलेशिया, कुछ भी नहीं बोला। मैंने कहा आउटसाइड इंडिया, कहाँ जाएगा? आर ओ आर। और ये दोनों भाई भाई। कह रहे रॉयल्टी इनकम फ्रॉम अ कंपनी इन दुबई। अब ये क्वेश्चन जो है ना वो तीनों से सॉल्व नहीं करना था, किसी एक से सॉल्व करना था, या तो वो कोई भी हो सकता है इनमें से। अब फटाफट से बताओ जरा कितना हो जाएगा। भाई भाई का 9,30,000 वो मैंने कर लिया, अगला वाला बताओ तुम। सर हाँ जी। फर्स्ट का ही कह रहा था ये मतलब आउटसाइड इंडिया लिखा हुआ है बट इन दोनों में से कब जाएगा? किन दोनों में से? मतलब इन दोनों में कब जाएगा? मतलब एनआर या तो रिसीव इंडिया के अंदर हो रहा हो या एक्रूअराइज इंडिया के अंदर हो रहा हो। वो बाहर का डिपॉजिट है, बाहर रिसीव हो रहा है, तो वो लोग हमें क्यों टैक्स देंगे? हमारा वाला व्यक्ति है उसे तो पकड़ सकते हैं, लेकिन वो लोग क्यों टैक्स देंगे हम? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा अच्छा। तो पहले वाले का 11 लाख पहले वाले कितना है? 11 लाख है। चेक कर लिया सभी ने? क्रॉस चेक करो फटाफट से, सबके कैलकुलेटर पे आना चाहिए भाई, देखना नहीं क्लास में सॉल्व करना है। 11 लाख कौन बता रहा है? पहले उसकी शक्ल बता दो। नालायक, 2 लाख तो ये रहा, 9 लाख वो रहा। हाँ खुद से नहीं करेंगे, 180 जोड़ दो फिर। सर 17,50,000 अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं? पूरे 6,50,000 तो पड़े। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 1750, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। चलो ये बात समझ में आई। मैंने कहा मुझे फिर भी मजा नहीं है जब तक क्वेश्चन ना लिखे ना, जब तक क्वेश्चन ये ना लिखे कि तीनों का निकालो। अब वो वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चन बोले कि तुम तीनों का निकाल के दिखाओ मुझे। तो आपने बोला था 80% करना। चटअप। ये देखो ये कौन सा पेपर है, फटाफट से देखो, दिसंबर 2023। मैंने कहा ये इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें मास्टर ने कोई क्वेश्चन कराया नहीं क्लास में, सीधा क्वेश्चन पेपर पर ले गए। बताओ अब मुझे कैसे पता चला इसमें तीनों का निकालना है? फटाफट से बताओ, क्वेश्चन पढ़कर देखो क्या है रिक्वायरमेंट। आर ओ आर, आर एन ओ आर और एन आर के तीनों के हिसाब से क्या क्वेश्चन करना शुरू करें। अब होगा प्रॉपर क्वेश्चन और जस्ट नीचे आंसर है, और जस्ट नीचे आंसर है। तो उसमें नहीं दिया हुआ था तब भी तो हमने करा ही था। शटअप। आर ओ आर RNR NR क्वेश्चन बहुत दूंगा होमवर्क में, टेंशन मत लो तुम। कोई बच्चे कुछ कह रहे ना हम घर से कर लाएंगे, वो तो मैं दूंगा ही क्वेश्चन। हमने गाई सर ऑनलाइन वाले थे वो। अच्छा चलो चलो चलो, पहली बात कह रहे रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंदन, इंडिया में है, इंडिया के बाहर बाहर। क्रेडिट टू अकाउंट इन सिंगापुर। एक मिनट श्याम, सिंगापुर इंडिया के बाहर है। यही तो है कागज के नीचे। सिंगापुर इंडिया से बाहर है, बहुत बार है। हाँ एक बच्चा कह रहा बहुत बार है, तो इसका मतलब अरे भाई साहब ये तो ऐसी इनकम है जो कि एक्यूराइज भी बाहर हुई, लंदन में प्रॉपर्टी है और सिंगापुर में रिसीव हो रही, तो इंडिया वाली गवर्नमेंट क्या कहेगी बताओ जरा? होने दो, अपना व्यक्ति उसे पकड़ लो ना बस। अगर मान लीजिए घर में टीवी का रिमोट खवाया तो बच्चे को पकड़ के धुन दिया गया, चाहे खुद उसके ऊपर टीवी के ऊपर बैठे हो तुम। कितनी बार, क्या मेरी बात समझ में आती है? कितनी बार ऐसा एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट, कूलर का कुछ भी खराब है, बच्चे को धुन दिया पकड़ के, चाहे खुद से खराब हुआ। ऐसे ही कह रहे अगर कोई भी हाथ में नहीं आ रहा तो किसको पीट दो बताओ? आर ओ आर भाई भाई।
क्या मेरी बात समझ में? आर आर समझ में आया कौन है? आर आर बस पिटेगा, बात खत्म। आगे कह रहे सैलरी इनकम जो कि कहाँ मिली है उसे? सिंगापुर। क्रेडिटेड बैंक इन चेन्नई। ओ बैंक चेन्नई। ये सैलरी वहां मिली है और तब यहां आई है, सैलरी ही मिली है चेन्नई में। तो बताओ किसके अंदर लगेगा टैक्स? तीनों के अंदर। कौन कितनी अमाउंट का? 7 लाख। हाँ भाई भाई है तो भाई, उनमें तो सेम आ ही रहा है। देखो वो तो हमेशा पिटेगा और ये दोनों भाई भाई। लो आगे। बैंक इंटरेस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट विद एसबीआई चेन्नई। मैंने कहा इंटरेस्ट कहीं भी रिसीव हुआ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एक्यूराइज कहां हो रही? इंडिया में। फटाफट से बताओ 1/20 पर कहां टैक्स लगेगा? इंडिया में। किसके अंदर? तीनों के अंदर। 1.2 लाख, 1.2 लाख। नेक्स्ट, डिविडेंड फ्रॉम एन इंडियन कंपनी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया। डिविडेंड मिला है एक इंडिया की कंपनी से और बैंक अकाउंट में क्रेडिट हुआ है इंडिया में। मैंने कहा इससे ज्यादा क्या इंडिया में लोगे भाई? एक्रूअराइज भी इंडिया में हो रहा है और रिसीव भी इंडिया में हो रहा है। 70,000। ये मत कर देना कि 2 बार टैक्स लगा देंगे। 0.7 लाख, 0.7 लाख और 0.7 लाख। अच्छा आगे चले। कह रहे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद इंडियन कंपनी क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया। डिपॉजिट कौन सी कंपनी का है? इंडियन कंपनी। तो एक्रूअराइज कहां हो रहा है? इंडिया में। तो टैक्स कहां लगेगा? इंडिया में। 0.3 लाख, 0.3 लाख, 0.3 लाख। आगे कह रहे रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए क्रेडिट टू अ बैंक अकाउंट इन सिंगापुर। कौन पिटेगा? बस ROR। बात खत्म। 5 लाख और खत्म खत्म। सोच लो। 3 7 10 11 2 11 9 12 20 17 20। अच्छा बताओ भाई भाई, अब बताओ भाई 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 रहेंगे या बिछड़ जाएंगे? फटाफट से बताओ। भाई भाई रहेंगे, क्योंकि इनको जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट था कंट्रोल वाला वो आया ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती? कितना आया? बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? क्वेश्चन मजेदार है या नहीं, ये बात बताओ। क्या मेरी बात समझ में आती? हालांकि जो लिखा हो ना रेंट फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन लंदन, इसमें कुछ 30% डिडक्शन देते हैं कि रेंट मिलता है तो कुछ अमाउंट की डिडक्शन मिलती है, तब टैक्स लगता है। मैंने कहा मैं वो सब बता ही नहीं रहा तुम्हें, वरना ये अमाउंट 3 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 210। 30% एक्सपेंस के लिए अलाउ कर देते हैं। वो रेंट मिला है, क्योंकि रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम नहीं लिखी हुई है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। अगर उन्होंने 210 किया होगा, 210 होना ही चाहिए, मतलब नहीं किया होगा तो वो नालायक हैं, नालायक हैं वो। तो 17 20 9 20 और 9 20। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या यही आंसर हमारा भी है? हाँ। हमने कितनी क्लास ली अभी आंसर निकालने के लिए? मैं तो पहले तुम्हें बेसिक समझा रहा था, हम क्यों इनकम टैक्स पढ़ते हैं, इनकम टैक्स से क्या, रेजिडेंशियल स्टेटस तो 15 मिनट में नहीं बताया मैंने आपको। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन हर बार एग्जाम में मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, हम ऐसी उम्मीद करके चलते हैं कि आपके एग्जाम में सबसे मुश्किल क्वेश्चन आने वाला है। इसका इस सोच से हम प्रैक्टिस करेंगे। अगली क्लास के अंदर धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे। एक क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन विद एग्जाम क्वेश्चन सब खत्म कर देंगे एक ही क्लास के अंदर, और खत्म कुछ चैप्टर अगली क्लास में। हाँ जी, हाँ बताओ कौन सा सेकंड पॉइंट? इसी के सेकंड पॉइंट में लो 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 आओ 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 आओ, ये लो। सैलरी इनकम कहाँ मिली है? सिंगापुर में, और बैंक अकाउंट चेन्नई में है। क्या डाउट है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। रेमिटेंस होता तो आपको लिखकर बताता कि रिसीव्ड इन इंडिया एंड देन लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया, लिखा होगा। सैलरी सिंगापुर से है और क्रेडिट कौन से अकाउंट में हुई है? क्रेडिट डज नॉट मीन रेमिटेंस, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ, क्रेडिट इंडिया में हुई है, बात खत्म। बिल्कुल रिसीव माना जाए। क्रेडिटेड वर्ड का मतलब है बैंक से मैसेज आया क्रेडिटेड विद ₹1 यूट्यूब इनकम, तो क्या मतलब मानो इसका? रिसीव्ड इन इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। यहीं पर क्लास छोड़ दूं क्या? आप बताओ, जब एग्जाम के क्वेश्चन कर लिए अब क्या बचा है जीवन में? ऐसा सोचना मत आप। लेकिन मैं होमवर्क नहीं दूंगा आपको, मैं आपको होमवर्क नहीं दूंगा, क्लास में साथ में मिलकर करेंगे क्वेश्चन, ताकि तुम्हें पीट भी सकूं अगर कोई गलत बताए तो। और अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। अभी मैं नहीं बोल रहा आप एग्जाम क्वेश्चन एक बार में कर पाएंगे, क्योंकि अभी 1/3 2/3 रिसीव्ड इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, जो कि अगली क्लास में बिल्कुल एकदम उड़ा देंगे उसको। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये थी हमारी पहली क्लास। अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। बंद कर दो। हाँ, आपका दिन शुभ हो।